नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह। आज आपको मैं खिलजी वंश के बारे में पढ़ाऊंगा। खिलजी कौन थे, कहां से आए थे और किसके शासनकाल में भारत आए थे और खिलजियों का योगदान क्या था, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि खिलजियों ने क्या योगदान दिया और खिलजी वंश का जो प्रथम शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं खिलजी वंश के बारे में। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि खिलजी वंश कब से कब तक चला। तो खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक था, यानी कुल मिलाकर के यह 30 वर्षों तक शासन किया। 30 वर्षों तक भारत पे इसका शासन रहा खिलजी वंश का। क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा वंश था जिसने सबसे कम समय तक शासन किया था। तो वह वंश था खिलजी वंश। आइए देखते हैं कि खिलजी कहाँ के थे, खिलजी कौन थे। इस प्रश्न का उत्तर है कि खिलजी जो थे वो तुर्क थे, लेकिन ये तुर्क कहाँ से आए थे इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन ये जो तुर्क थे आकर के अफगानिस्तान में बस गए। जब ये अफगानिस्तान में बस गए तो इनको अफगानी तुर्क कहा जाने लगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तुर्क, ये जो खिलजी थे, इनका निवास स्थान, तो खिलजी जो थे वो अफगानिस्तान के खल्ज क्षेत्र, अफगानिस्तान में एक खल्ज क्षेत्र था, वहीं पे निवास करते थे। क्योंकि खल्ज क्षेत्र में निवास करने के कारण इनका एक कबीला था और इस कबीले का नाम भी क्या पड़ गया, उसी क्षेत्र के नाम पर खिलजी कबीला पड़ गया। जाति हमने बता ही दी है कि ये अफगानी तुर्क जाति के थे, ये तुर्क जाति के थे, लेकिन अफगानिस्तान में लंबे समय से रहने के कारण, यहाँ की परंपराओं को अपना लेने के कारण इनको क्या कहा गया, अफगानी तुर्क कहा गया। भारत में खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो जैसा कि चैप्टर का नाम खिलजी वंश है और इसका संस्थापक पहला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, पहला शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश का शासक या शासनकाल, आपने देखा कि खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी के बीच चला, यानी कुल 30 वर्षों तक। तो इन 30 वर्षों के बीच में इस वंश में 4 शासक हुए और इन चारों शासकों ने बारी बारी से कुल 30 वर्षों तक शासन किया। तो खिलजी वंश का पहला शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जो कि संस्थापक भी माना जाता है। दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी और तीसरा शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और चौथा एवं अंतिम शासक, खिलजी वंश का चौथा एवं अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह था, जिसे अंतिम शासक भी माना जाता है। काफी परीक्षा में पूछा भी जाता है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो खिलजी वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह था। अब देखते हैं कि खिलजियों ने भारत में क्या योगदान दिया। तो खिलजियों का योगदान भारत में क्या है कि खिलजियों ने सर्वप्रथम क्या किया कि भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश ऐसा वंश था जिसने सर्वप्रथम भारतीयों को क्या किया, उच्च पदों पर नियुक्त किया। उन्होंने प्रशासन में कुलीनता के स्थान पर प्रतिभा को महत्व दिया था। याद रखिएगा, खिलजियों ने ही सर्वप्रथम भारतीय प्रशासन में दिल्ली सल्तनत के काल में कुलीनता के स्थान पर प्रतिभा को महत्व दिया। खिलजियों ने ही धर्म को राजनीति से पृथक किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में आ भी चुका है कि धर्म से राजनीति को किसने पृथक किया था। तो खिलजियों ने पृथक किया, या किस वंश के शासकों ने, तो खिलजी वंश के शासकों ने, विशेष तौर से अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राजनीति से पृथक किया था। तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अब हम देखेंगे कि खिलजी वंश को एक लेखक हैं प्रोफेसर हबीब मोहम्मद, उन्होंने क्या कहा। तो प्रोफेसर मोहम्मद हमीद ने कहा था कि खिलजी वंश की स्थापना एक क्रांति है। अगर पूछा जाए कि खिलजी वंश की स्थापना को एक क्रांति की संज्ञा किसने दी, तो क्या लगाएंगे आप, प्रोफेसर मोहम्मद हबीब ने क्रांति की संज्ञा दी थी। अब हम पहले शासक यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में देखेंगे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने
1290 से लेकर के 96 ईस्वी तक शासन किया। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। जलालुद्दीन खिलजी की उपाधि, तो जलालुद्दीन खिलजी ने शाइस्ता खां की उपाधि धारण की थी, और शाइस्ता खां की उपाधि उसको किसने दिया था? पिछले शासक कैकुबाद ने उसे शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। पूछा गया है क्वेश्चन कि शाइस्ता खां की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जो सर्वाधिक वृद्ध सुल्तान था और सबसे सर्वाधिक उम्र में गद्दी पर बैठने वाला प्रथम शासक था। जब यह गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र 70 वर्ष की थी। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था। यह प्रथम शासक था जिसने हिंदू जनता के प्रति क्या किया? उदार दृष्टिकोण अपनाया। अब हम देखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी के पूर्वज भारत में कैसे आए, यानी खिलजी लोग भारत में किसके शासनकाल में आए। तो जो जलालुद्दीन खिलजी के पूर्वज थे वो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आए थे। तो जलालुद्दीन खिलजी बलवन के शासनकाल में आया था, जबकि उसके पूर्वज इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आए। तो जलालुद्दीन खिलजी बलवन के यहाँ क्या करता है? सैनिक की नौकरी कर लेता है। सैनिक के रूप में जलालुद्दीन खिलजी सर्वप्रथम बलवन के शासनकाल में भर्ती होता है। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी का राजनीतिक उत्कर्ष किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो राजनीतिक उत्कर्ष कैकुबाद के समय में प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा कि जलालुद्दीन खिलजी का राजनीतिक उत्कर्ष किसके समय? कैकुबाद के समय में प्रारंभ हुआ था। कैकुबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को क्या क्या प्रदान किया, तो देख लेते हैं। कैकुबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को क्या, जो कि समाना का पहले से ही सूबेदार था। जलालुद्दीन खिलजी समाना का सूबेदार था। समाना जो आधुनिक पंजाब क्षेत्र है वहां का सूबेदार था। तो कैकुबाद ने क्या किया कि उसे समाना से बुला करके कहा, दिल्ली बुलाया और कहा कि एक काम करिए, समाना के साथ साथ आपको बरन यानी बुलंदशहर की भी सूबेदारी प्रदान की जाती है। तो बरन की सूबेदारी कैकुबाद ने उसे प्रदान की थी। उसके बाद कैकुबाद ने क्या किया कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि भी प्रदान की, और इसी के साथ उसने जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को आरिज ए मुमालिक का पद भी दे दिया, और साथ में शासन का पूरा दायित्व किसको? जलालुद्दीन खिलजी को सौंप दिया। सौंपने के बाद कैकुबाद पर क्या हमने बताया था पिछले वीडियो में कि कैकुबाद पर फालिस का असर हो जाता है। इसके बाद इसके छोटे पुत्र क्यूमर्स को गद्दी पर बैठाया जाता है। तो कैकुबाद और क्यूमर्स के पतन के बाद अगला जो वंश आता है वह खिलजी वंश है, और जो अगला शासक बनेगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो हम अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसके राज्यारोहण के बारे में देख लेते हैं। सिंहासनारोहण के बारे में हम देखेंगे। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 13 जून 1290 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। 13 जून 1290 ईस्वी को जब उसकी उम्र 70 वर्ष की थी, 70 वर्ष की थी, तब वह गद्दी पर बैठा। क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक उम्र में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला कौन शासक था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अब वह 13 जून को कहां और कब? तो कैकुबाद के द्वारा बनवाया गया एक महल था जिसका नाम था किलखोरी महल या किलोखरी महल, जो जमुना नदी के किनारे दिल्ली में था। इसी महल में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया? अपना राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक करवाने के बाद इसी किलखोरी महल में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1 साल तक वहीं रुका रहा, दिल्ली नहीं गया। तो दिल्ली के अमीरों ने 1 साल के बाद उसे न्योता भेजा कि आप दिल्ली आकर के सल्तनत का कार्यभार संभालें। तब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या करता है कि किलखोरी महल से निकल करके और दिल्ली जाता है, और दिल्ली जाकर के जब वह राज दरबार में पहुंचता है तो राज दरबारियों के सामने वह बलवन के प्रति आस्था प्रकट करता है और उसकी गद्दी पर बैठने से इनकार कर देता है। देखिए, एक बार पश्चात जब वह दिल्ली के अमीरों के द्वारा बुलाया गया तो दिल्ली गया और बलवन के राज सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया।
और बलवन के प्रति उसने आस्था भी प्रकट की थी। इससे क्या हुआ, इसका प्रभाव ये हुआ कि दिल्ली की जनता इसके प्रति क्या हो गई, स्वामी भक्ति हो गई। उसने कहा कि इसने पूर्व शासक को जब सम्मान दिया है तो हमको भी सम्मान देगा। इस प्रकार गद्दी पर बैठने के बाद उसकी प्रशासकीय नीति के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की प्रशासकीय नीति क्या थी। तो जलालुद्दीन खिलजी की प्रशासकीय नीति थी कि उसने सभी तुर्की सरदारों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई थी। अभी तक यह नीति किसी भी शासक ने नहीं अपनाई थी। इसने सभी तुर्की शासकों को, याद रखिएगा, सभी तुर्की शासकों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई थी। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने क्रूर नीति को त्याग करके उदारता की नीति अपनाई थी। प्रशासन के क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने प्रशासन में क्रूर नीति त्याग करके उदारता की नीति अपनाई थी। बलवन की भांति इसने भी क्या किया, अपने पुत्रों को उपाधियां प्रदान की थी। जियाउद्दीन बर्नी नामक लेखक ने कहा है जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कि वह एक चींटी को भी नुकसान न पहुंचाने की नीति में विश्वास करता था। तो क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा शासक था जो एक चींटी को भी नुकसान न पहुंचाने की नीति में विश्वास करता था, तो वह कौन होगा, वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या है। जलालुद्दीन खिलजी यह प्रथम शासक था जिसने क्या किया, विद्रोहियों के प्रति दुर्बलता एवं उदारता की नीति अपनाई थी। प्रथम शासक जिसने विद्रोहियों के प्रति दुर्बलता की नीति अपनाई थी और यही दुर्बलता की नीति उसके पतन का क्या बना, कारण बन गया। दिल्ली सल्तनत के किसी भी शासक ने विद्रोहियों के प्रति दुर्बलता और उदारता की नीति नहीं अपनाई थी। यह प्रथम शासक था जिसने दुर्बलता एवं उदारता की नीति अपनाई, जिसके कारण बाद में क्या हो गया, इसका पतन भी हो गया। अब इसके काल में एक विद्रोह था, बहुत फेमस विद्रोह, जो पूछा जाता है कि मलिक छज्जू का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था। तो मलिक छज्जू का विद्रोह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में हुआ। कब हुआ, 1290 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। अब मलिक छज्जू कौन था, तो मलिक छज्जू यह बलवन का भतीजा था। मलिक छज्जू बलवन का भतीजा था और साथ ही साथ यह कड़ा मानिकपुर का सूबेदार भी था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय मलिक छज्जू ने क्या किया कि मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के चलवाए और खुतबा भी पढ़वाया और जलालुद्दीन खिलजी के प्रति विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह कर दिया तो जाहिर सी बात है विद्रोह को दबाया भी जाएगा। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सेना भेजी और सेना ने क्या किया कि मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाया। दबा करके मलिक छज्जू को पकड़ करके जब सुल्तान के सामने लाया गया तो सुल्तान ने जब उसकी हालत देखी, हालत उसकी दिन दुखियां वाली थी, कपड़े फटे हुए थे, वह जंजीरों में जकड़ा हुआ उसके सामने बैठा हुआ था, तो उसको दया आ गई। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दया आ गई कि यह बलवन का भतीजा है जो पूर्व शासक था, उसकी ऐसी हालत मेरे वजह से हुई है। इसलिए उसने क्या किया कि मलिक छज्जू को माफ कर दिया। कहा ठीक है, मैं तुम्हारे विद्रोह को माफ करता हूं, अब तुम कड़ा मानिकपुर छोड़ करके मुल्तान चले जाओ। तो उसे मुल्तान भेज दिया गया। अब कड़ा मानिकपुर का नया सूबेदार बनता है कौन, नया सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी को बनाया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का क्या भतीजा। अब जलालुद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने अपने विरोधियों को भी संतुष्ट करने का प्रयास किया था, याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का यह प्रथम सुल्तान था जिसने अपने विरोधियों को संतुष्ट करने का भी प्रयास किया था। दिल्ली सल्तनत का यह प्रथम सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने चोर, लुटेरों, डकैतों, ठगों को सजा न दे करके उनके साथ उदारता का व्यवहार किया। उसने क्या किया कि चोर, लुटेरे, डकैतों और ठगों को बुलाया और उन्हें दावत दिया था। दावत दे करके उन्हें क्या किया, एक बड़ी सी नाव पर बैठा करके उन्हें बंगाल की तरफ भेज दिया। कहा वापस मत आना। ये उसकी नीति थी ठगों एवं डकैतों के प्रति। अमीरों का षड्यंत्र। जलालुद्दीन
फिरोज खिलजी के समय उसके दरबार के कुछ अमीरों ने षड्यंत्र रचा। क्या रचा कि एक सामाजिक उत्सव पड़ने वाला है, उसी उत्सव के समय हम लोग क्या करेंगे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देंगे। ये बात जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पता चलती है तो वह दरबार में उन दरबारियों को खुला चैलेंज देता है। तो दरबारियों ने उनसे क्या किया, अब माफी मांगना शुरू कर दिया। तो उसने कहा ठीक है, हम आपकी गलती को क्षमा करते हैं, लेकिन सजा के रूप में उसने क्या किया कि उन दरबारियों को 1 वर्ष के लिए अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। तो याद रखिएगा कि यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने अपने षड्यंत्रकारियों को 1 वर्ष की सजा दी। 1 वर्ष की क्या सजा दी कि उसने दरबारियों से कहा कि तुम 1 वर्ष तक मेरे दरबार में मत आना। अब हम आगे देखते हैं सीदी मौला की हत्या। कहा जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बहुत ही उदार शासक था, लेकिन उसके माथे पर एक कलंक लग गया, और वो कौन सा कलंक था, सीदी मौला की हत्या। अब ये सीदी मौला कौन था, तो सीदी मौला ईरान का एक संत था जो ईरान से बलवन के शासनकाल में भारत आया था और दिल्ली में बस गया था। वह क्या करता था, दिल्ली में एक खानकाह चलाता था जिसमें हजारों गरीब लोग क्या करते थे, भोजन प्रतिदिन करते थे। अब सीदी मौला के बारे में उसको यह पता चला कि सीदी मौला क्या है कि उसकी गद्दी प्राप्त करना चाहता है, उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच करके इसको मरवाना चाहता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की यह बात पता चलती है, जबकि यह बात एकदम झूठ थी, उस पर आरोप लगाया गया था, क्योंकि थोड़े कुछ ऐसे अमीर लोग थे जो इससे जलते थे सीदी मौला से, तो वो सुल्तान के द्वारा इसकी हत्या करवाना चाहते थे, जो कि सफल भी रहे। तो आरोप लगा कि सीदी मौला सुल्तान की गद्दी हथियाना चाहता है। इस आरोप में सुल्तान ने क्या किया कि सीदी मौला को हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया। तो दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने किसी संत को हाथियों के पैरों तले कुचलवाया था, कौन था वो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अब कहा जाता है कि सीदी मौला एक संत था। अब हत्या के बाद उसकी हत्या का पाप किस पे लगा, उसके बड़े पुत्र जलालुद्दीन खिलजी के बड़े पुत्र खान खाना पर लगा। उसकी हत्या के कुछ समय बाद उसके बड़े पुत्र खान खाना की मृत्यु हो गई। अब थोड़ा हम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय हुए आक्रमणों के बारे में और उसके सैन्य अभियानों के बारे में जान लेते हैं, और उसकी हत्या किस प्रकार से हुई यह भी इसमें जानेंगे। तो आइए देखते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय मंगोल आक्रमण भी हुए। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय प्रथम आक्रमण 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला नामक मंगोल नेता ने किया। इस अब्दुल्ला ने जब भारत पर आक्रमण किया तो जलालुद्दीन खिलजी के साथ अब्दुल्ला की संधि हो गई, और उस संधि के द्वारा यह कहा गया कि अब दोबारा मंगोलों का आक्रमण भारत पे नहीं होगा उसके शासनकाल में। लेकिन परिस्थिति बदली, फिर अगला नेता आता है, वो आक्रमण करता है। खैर, तो अब्दुल्ला के साथ जब संधि हुई तो उस संधि में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अब्दुल्ला को क्या कहा, अपना पुत्र माना था। तो किसी दिल्ली के सुल्तान द्वारा किसी मंगोल नेता को पहली बार अपना पुत्र कहा गया था। उसके बाद दूसरा मंगोल नेता आता है जिसका नाम उलूग खां रहता है। उसने भारत पर आक्रमण किया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय। आक्रमण करने के बाद वह अब मन बना लेता है कि अब वह भारत में ही रहेगा, तो उसने अपने 4000 मंगोल साथियों के साथ भारत में रहने का निर्णय लिया, और इसके लिए उसने दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से अनुमति मांगी रहने की। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उदार व्यक्ति का था, तो उसने रहने की अनुमति दे दी। तो इन मंगोलों ने दिल्ली में एक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया जिसे मंगोलपुरी कहा जाने लगा। यह मंगोलपुरी आज भी दिल्ली में मौजूद है। ये जो मंगोल थे इन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया और भारत में मंगोलपुरी में निवास करने लगे। इन मंगोलों को आगे चल करके क्या कहा गया, नव मुस्लिम कहा गया या नवीन मुस्लिम कहलाए। अब हम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सैन्य अभियान के बारे में देखेंगे। तो जलालुद्दीन खिलजी ने ज्यादा सैन्य अभियान नहीं किए थे, उसने 1 या 2 सैन्य अभियान किया था। तो उसका पहला सैन्य अभियान था 1290 ईस्वी में रणथंभौर पर। तो उसने रणथंभौर पर आक्रमण तो किया। उस समय रणथंभौर का शासक हमीरदेव था, लेकिन रणथंभौर किले की स्थिति देख करके, काफी मजबूत स्थिति थी, देख करके उसने अपना मन या विचार बदल दिया उसे जीतने का। इस प्रकार से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का रणथंभौर सैन्य अभियान क्या हो गया, असफल हो गया। सर्वप्रथम हम देखेंगे, सर्वप्रथम दक्षिण भारत पर
प्रथम मुस्लिम आक्रमण, सर्वप्रथम दक्षिण भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में हुआ था। और सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया था, किस मुस्लिम ने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या था? यह कड़ा मानिकपुर का सूबेदार भी था, साथ में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का क्या भतीजा भी था और इसका दामाद भी था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि 1292 ईस्वी में मालवा स्थित भिलसा पर आक्रमण कर दिया। और जब उसने 1292 में भिलसा पर आक्रमण किया तो उस जगह से उसे क्या मिला? अत्यधिक मात्रा में धन की प्राप्ति हुई। जब उसे अत्यधिक मात्रा में धन की प्राप्ति हुई तो उसकी लालसा बढ़ने लगी कि वह अब दिल्ली का सुल्तान बन सकता है। तो दिल्ली का सुल्तान बनने के लिए उसने अब सपना देखना शुरू कर दिया। अब इस सपना को पूरा करने के लिए उसे और धन की आवश्यकता थी। तो इसलिए उसने क्या किया कि बिना सुल्तान के अनुमति से उसने देवगिरी का अभियान किया। देवगिरी का कब अभियान किया? तो उसने देवगिरी का 1296 ईस्वी में अभियान किया। यह देवगिरी का अभियान मुसलमानों द्वारा दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण माना जाता है। देवगिरी का उस समय शासक कौन था? रामचंद्र देव था। तो जब देवगिरी पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने तो उस समय वहां का शासक रामचंद्र देव उससे संधि के लिए बाध्य हो जाता है और उसे अपार धन संपत्ति देकर के वापस भेज देता है। अपार धन संपत्ति लेकर के जब अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर जाता है तो उसके मन में अब विद्रोह करने का विचार आता है। तो उसने एक षड्यंत्र रचा, किसका? सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या का षड्यंत्र रचा। उसने सुल्तान से कहलवा भेजा कि मैं दक्षिण अभियान के लिए उससे माफी चाहता हूं क्योंकि मैं बिना उसके अनुमति के गया था, लेकिन मुझे वहां से इतना ज्यादा धन मिला है और ये धन मैं आपको देना चाहता हूं। आप कड़ा मानिकपुर आकर के ये धन, सारा का सारा धन आप ले जाइए। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कड़ा मानिकपुर आता है और कड़ा मानिकपुर में गंगा नदी के किनारे 20 जुलाई 1296 ईस्वी को धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या करवा दी। और हत्या किसने की थी? तो इख्तियारुद्दीन हुद नामक एक व्यक्ति था जिसने सुल्तान का सिर काटा था और इस सिर को पूरे कड़ा मानिकपुर और अवध के क्षेत्र में घुमाया गया था। हत्या करने के बाद अब दिल्ली की गद्दी पर अगला सुल्तान कौन बनेगा? अलाउद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में कुछ विद्वान भी थे। उसने कुछ विद्वानों को संरक्षण भी दे रखा था, जैसे कुतुबुद्दीन अलवी सदुद्दीन को उसने संरक्षण दिया। एक और विद्वान थे जिसका नाम मुइद जर्मी था और अमीर खुसरो को भी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने संरक्षण दिया था। अगर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में विस्तृत जानकारी हमें लेना है तो जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में इसका वर्णन मिलता है। उसके विस्तृत जानकारी, उसके शासन के बारे में विस्तृत जानकारी कहाँ से मिलती है? जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही से। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब